जैसा कि आपको याद है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम x की डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए बात करते थे, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में x जो है वो कंटिन्यूअस x की वैल्यूज के लिए काम करता है। हमें बायनोमियल टू नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन की पड़ती है। कब जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ेगी बायनोमियल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जन की जब नंबर तो हम बायनोमियल से नॉर्मल अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो अगर ये x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए है तो बेसिकली बीच में गैप्स है। तो अगर मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, इन गैप्स को खत्म करना पड़ेगा। तो अगर np की वैल्यू 5 से बड़ी हो और nq की वैल्यू 5 से बड़ी हो तो हम बायनोमियल को कन्वर्ट कर देते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में विद द कंटिन्यूटी करेक्शन। कंटिन्यूटी करेक्शन क्या है? जो बीच में आप गैप्स देख रहे हैं, इन गैप्स को मुझे खत्म करना पड़ेगा। इन गैप्स को मैं कैसे खत्म करूंगा? जनाब, जैसा कि आपको पता ही है कि म्यू जो है वो np के बराबर होता है और सिग्मा स्क्वायर npq के बराबर होता है। ये आप पहले ही बायनोमियल में सीख चुके हैं। तो अगर लेट से मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए काम करना है तो ये ऐसे है कि 3 का एक टावर होगा, मुझे उससे आगे के लिए काम करना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बीच में जो मेरे पास गैप्स आ रहे हैं उनको मुझे खत्म करना पड़ेगा। उन गैप्स को खत्म करने के लिए मैं इन गैप्स को खत्म करने के लिए अपने जो टावर्स हैं मैं उनको बड़ा कर दूंगा। मैं अपने टावर्स को बड़ा कैसे करूंगा? जो टावर मेरा 1 से शुरू हो रहा था वो मैंने 0.5 से शुरू कर दिया। जो टावर मेरा 0 पे था वो मैं 0 से 0.5 तक और 0.0 से -0.5 तक ले गया। जो 1 पे टावर था मैं उसको 0.5 से 1.5 तक मान लूंगा। तो इन शॉर्ट मैं अपने टावर्स की चौड़ाई बढ़ा दूंगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इक्वल्स टू 1 की बात कर रहा हूं तो मैं 1 की बात नहीं कर रहा बल्कि 0.5 से 1.5 तक की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है अगर मैं 0 की बात कर रहा हूँ तो मैं 0 की बात नहीं कर रहा बल्कि -0.5 से +0.5 तक की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर मैं 2 की बात कर रहा हूँ तो मैं 2 की बात नहीं कर रहा बल्कि 1.5 से लेकर 2.5 तक की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने गैप्स खत्म कर दिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3 अब यहाँ पर बराबर नहीं होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है कि 3 से शुरू करना है। जब 3 से शुरू करना है तो बेसिकली ये 2.5 से शुरू होगा कि एक्चुअली जो 3 की वैल्यू है वो तो 2.5 से शुरू हो रही है। और अगर मैं 3 के बाद से शुरू करने की बात कर रहा हूँ तो 3 खत्म होगा 3.5 पे, तो मैं 3.5 के बाद से शुरू करूंगा। तो इस बात को फर्क समझें कि अगर मुझे 3 से शुरू करना है तो 3 पूरा जो है वो 2.5 से शुरू हो रहा है, और अगर मुझे 3 के बाद शुरू करना है तो फिर वो 3 से नहीं बल्कि 3.5 से शुरू होगा। तो क्योंकि 3 की जो वैल्यू है वो 2.5 से लेकर 3.5 तक की है, तो अगर मुझे 3 के बाद शुरू करना है तो मैं 3.5 के बाद शुरू करूंगा, और अगर मुझे 3 से शुरू करना है तो मैं वो 2.5 से शुरू करूंगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि भाई मैथ्स की क्लास है 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब क्लास के बीच में कोई एंटर नहीं हो सकता, तो या तो आप 2:30 बजे रूम में आओगे या 3:30 बजे रूम में आओगे। आप 3 बजे रूम में नहीं आओगे। ऑल्दो है वो तीसरा पीरियड, लेट से कि भाई तीसरा पीरियड 2:30 से 3:30 तक का है, लेकिन उसके बीच में या तो 2:30 से पहले आओ या 3:30 के बाद आओ। तो इसका मतलब है लेट से पहला पीरियड 8:30
दूसरा पीरियड 1.5 से 2.5 है और तीसरा पीरियड 2.5 से 3.5। तो तीसरा बेसिकली खत्म होगा वो 3:30 पर। जनाब यहाँ पर हमने ये देखा कि बायनोमियल के अंदर अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नॉर्मल में आके वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 बन जाएगा, क्योंकि वो 2.5 से शुरू होगा 3 की वैल्यू। और अगर हम x ग्रेटर देन 3 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे 3 के बाद शुरू करना है, और अगर 3 के बाद शुरू करना है तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल के अंदर है वो 3.5 के बाद शुरू होगी। लेसर देन में क्या होगा कि जनाब x लेसर देन इक्वल टू 3 का मतलब है कि 3 शामिल होगा और 3 से पहले की वैल्यूज, और लेसर देन 3 का मतलब है 3 से पहले की वैल्यूज। क्योंकि 3 की वैल्यू 2.5 से शुरू हो जाएगी तो मुझे 2.5 से पहले पहले रुकना पड़ेगा। वो कह रहे हैं इन अ सैक ऑफ मिक्स्ड ग्रास सीड्स द प्रोबेबिलिटी दैट अ सीड इज राई ग्रास इज 0.35। ये हो गया बी। Find the probability that in a random sample of 400 seeds from the sack, अब n की वैल्यू मेरे पास 400 है, p और q मैंने निकाल लिया, सवाल में p दिया हुआ था, 1 में से माइनस करके मैंने q निकाल लिया, n की वैल्यू 400 है। क्योंकि n की वैल्यू बहुत बड़ी है तो मुझे इसको नॉर्मल पे अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको पहले कंफर्म करूंगा। कैसे? np की वैल्यू निकालूंगा और nq की वैल्यू निकालूंगा। तो ये जो np है और ये जो nq है इसको 5 से बड़ा होना पड़ता है। कंडीशन होती है बाइनोमियल से नॉर्मल कन्वर्जन की। तो म्यू निकलता है np से और सिग्मा स्क्वायर निकलता है npq से। तो जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि मेरा जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कन्वर्ट हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। पहले पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि लेसर देन 120 सीट्स की बात हो रही है, तो कंटिन्यूटी करेक्शन लगेगी। कंटिन्यूटी करेक्शन कब लगती है? जब हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जन करनी होती है। जहाँ 120 से लेसर देन का मतलब है कि 119.5 से लेसर की बात हो, और उसके बाद फिर हमें वही काम करना है जो हम सी टेबल में कन्वर्ट करते थे और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी निकालते थे। बाकी सारी वर्किंग हमारी सारी की सारी वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एटलीस्ट 125, एट मोस्ट 132। तो इसका मतलब है 132 से लेकर 125 तक की बात हो रही है। तो जब मैं इसको नॉर्मल में लिखूंगा तो 125 वाली वैल्यू 125 से शुरू नहीं होगी बल्कि 124.5 से शुरू होगी, और 132 तक नहीं जाएगी बल्कि 132.5 तक जाएगी। तो मैं इसको कंटिन्यूटी करेक्शन करके लिखूंगा, और उसके बाद वही काम होगा जो मैं करता आया हूं पहले कि जनाब मैंने इसको z में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद बड़े में से छोटे को माइनस करके लिखते हैं। ये सारी चीजें वही पुरानी हैं जो कि आपने सीखी हुई हैं, कोई इसमें नया काम नहीं है। नेगेटिव के लिए होगा तो 1 में से माइनस करेंगे, वही सारी चीजें। तो जस्ट हमें बायनोमियल से नॉर्मल में जाने के लिए कंटिन्यूटी करेक्शन का ध्यान में रखना होता है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है मोर देन 160। मोर देन 160 का मतलब है कि 160 के बाद से शुरू करना। अगर 160 के बाद से शुरू करना है तो कंटिन्यूटी करेक्शन में ये 160.5 के बाद से शुरू होगा, और उसके बाद फिर हम वही करेंगे कि हम जो कन्वर्ट करते हैं। तो जनाब NP की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए और NQ की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो ही जो है वो हम बायनोमियल से नॉर्मल कन्वर्जन करते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि इन ब्रिटेन 70% of the adults own a car।
तो ओनिंग अ कार की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 हो गई। सेकंड पार्ट को देखते हैं। रैंडम सैंपल लिया 120 एडल्ट्स का, एन की वैल्यू हो गई 120, प्रोबेबिलिटी 0.7 है तो सक्सेस की 0.7 है, फेलियर की 0.3 हो जाएगी। खुद उन्होंने कह दिया अप्रोक्सीमेशन, नहीं भी कहते तो करना पड़ता। वजह क्योंकि एनपी जो है वो 5 से बड़ा है और एनपी जो है वो एनक्यू भी 5 से बड़ा है। तो वो कह रहे हैं यूज एन अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 75 ऑफ देम ओन अ कार। तो x ग्रेटर देन 75 की बात हो रही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये ग्रेटर देन 75.5 बन जाएगा, क्योंकि 75 के बाद का मतलब है अगर हम 75 का टावर चौड़ा करेंगे तो वो 75.5 तक जाएगा, तो उसके बाद 75 खत्म होगा। तो जनाब सिग्मा स्क्वायर हमारे पास निकल गया एनपीक्यू से, और उसके बाद फिर हमें जेड में कन्वर्जन, वो सब चीजें वही पुरानी हैं जो कि आपने सीखी हुई हैं।